दिल से ये चाहेंगे कि वो पुराने वाला कानून आ जाए जिसमें चक्की पीसनी पड़ सकती थी, जिसमें अरेस्ट होना पड़ सकता था, और जिसमें अगर हम वक्त की ज़मीनों पे नाजायज़ कब्जा करके बैठे हैं तो वो वापस भी जा सकती हैं, उसमें लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा। ये मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। अब जो व्यक्ति का फ़ायदा हारने में हो वो जीतने के लिए काम करेगा क्या? वक्फ करवाने के लिए आपका 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना ज़रूरी है। अब तुषार मेहता साहब हैं, हमारे देश के 2 नंबर के सबसे बड़े सरकार के वकील हैं, तो हैं ही। अब कोर्ट में मुझे तो जवाब देना नहीं है उनका, मैं अगर कोर्ट में उनके सामने होता तो जवाब यही देता कि आप जो एक चीटिंग है, जो फ्रॉड है, उसको रोकने के लिए वक्फ कानून में क्यों तब्दीली लाना चाहते। अब इस तरफ से सब लोग मान ही गए, मैं अकेला अगर कुछ बोलूँगा भी तो सब मेरे गले में पड़ जाएंगे कि आप हर जगह ऐसी बात करते हो। लेकिन ये गैर कानूनी काम जो है ये आपस में कंसेंसस से हो रहा है। अब उस कंसेंसस के बाद भी सिर्फ एक ही वकील, जिनका कपिल सिब्बल साहब का नाम ले रहा हूँ मैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बल्कि बिल्कुल 100% ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह के केसेस में हारने का है। साथियों नमस्कार। देश में एक बिल के बारे में खूब चर्चा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा भी चल रही है, सुनवाई चल रही है। उसकी संवैधानिकता पे सवाल उठाए जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष अपने अपने वकीलों के साथ जिरह कर रहे हैं। आज जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तुषार मेहता साहब जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, सरकार की ओर से जो है वकील हैं, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जो वक्फ है वो एक सेक्युलर बॉडी है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वे मैंडेटरी नहीं है, और तमाम तरीके की दलीलें दी। उन्हीं दलीलों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब। प्राचा जी, पहली दलील तो और सबसे इम्पैक्टफुल दलील तो यही है कि वक्फ जो है सेक्युलर इन नेचर है और वो इस्लाम में मैंडेटरी नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जब ये बिल पास हुआ था तो कोई नारे लगे थे एक साथ, एक सेकुलर चीज़ के बारे में, एज अ विक्ट्री सिंबल। तो यही इस बात को साबित करता है कि कोई फंक्शन सेकुलर है या नहीं है, मैटर सब जुडिस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन तुषार मेहता साहब मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका काम है, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि वो जितना ज़्यादा कोर्ट को भटका सकें, जितना ज़्यादा सच से दूर ले जा सकें, ये क्रेडिट मस्ट गो टू हिम। हमें तो अपनी साइड देखना है कि हमारी साइड से जो लोग वक्फ के इस एक्ट को ख़त्म कराने के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ उनका काम तो है ही को, और किसी भी वकील का काम होगा कि अपनी बात को साबित कराने के लिए कोर्ट को अपने तरीके से सोचने पे मजबूर करे। अब कोई ज़िम्मेदार वकील होते हैं तो वो इतना ज़्यादा मिसलीड नहीं करते जितना एक, क्योंकि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, लेकिन इस बात का कितने वकील ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये एक सब्जेक्टिव बात है। जिस पॉइंट के बारे में पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वक्फ बाय यूज़ है वो जैसा है वो वैसा बना रहेगा, चाहे डीड हो या ना हो, क्योंकि सैकड़ों साल पुराने मस्जिद, सैकड़ों साल पुरानी दरगाहें हमारे देश में मौजूद हैं। अब जो तुषार मेहता साहब कह रहे हैं कि जिस दिन ये अमेंडमेंट पास हुआ है उस दिन से लेकर अगले 6 महीने में अगर आपके पास रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन है, डीड है, तो आपका वक्फ मान लिया जाएगा। अगर नहीं है तो उसको वक्फ की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, चाहे जिस तरह की प्रॉपर्टी हो। इसी वजह से तो ये अल्ट्रा वायरस है बात जो तुषार मेहता साहब बार बार कह रहे हैं बात, इसी वजह से ये भारत के संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ है। लेकिन वो कह सकने की जगह पे हैं, कह सकने की ताकत रखते हैं, तो वो कह रहे हैं बात। लेकिन जो बुनियादी तौर पे मैंने उनका आर्ग्यूमेंट समझा है वो 2 तरह का है, जिसमें से एक तरह का आपने बता ही दिया जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद है बात, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें 2 वजह से नहीं करना चाहता, बिकॉज़ मैंने अभी इस पिटीशन में एक इंटरवेंशन डाली है, मगर मैं अभी देख रहा हूँ कि ये किस अंजाम को पहुँचते हैं, क्योंकि ये इसको हम सब प्लान ए मान के चल रहे हैं। ख़ास तौर पे तो मैं प्लान में ए में अगर फेल हो जाते हैं तो हम लोगों ने प्लान बी की तैयारी कर रखी है। वी विल स्टार्ट आवर प्लान बी ओनली आफ्टर दैट। आई एम पेशेंटली, बहुत इत्मीनान से मैं वेट कर रहा हूँ। 2 ही बातें उन्होंने कही हैं। एक तो जो आपने बताई दी, वक्फ बोल रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड नहीं,
ये और भी इंटरेस्टिंग बात है कि वो सेकुलर है और जो उसके अलावा वो ये बोल रहे हैं कि हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की है जो संविधान के विरुद्ध नहीं है। ये दो चीज़ें वो बुनियादी तौर पे बोल रहे हैं और हमसे उनकी मतलब ये है, मतलब सरकार ने एक प्रोसीजर है जो कि फॉलो किया है। पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया है, एक प्रोसीजर फॉलो करके किया है। हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारे पास इस बात की शक्ति थी, हमने प्रोसीजर फॉलो किया, इसलिए अदालतें इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती, ख़ास तौर पे तब जबकि वो एक इंटरिम स्टे की बात कर रही हो। फाइनली आप किसी भी हमारे पार्लियामेंट के एक्ट को संविधान के विरुद्ध बता सकते हैं, संविधान की मूलभूत भावना के विरुद्ध, लेकिन प्रथम दृष्टया आप इसको गैर कानूनी या गैर संवैधानिक नहीं बता सकते इंटरिम स्टेज पे। ये दो उनकी बुनियादी तौर पे आर्गुमेंट्स हैं और इसके लिए जो एक ही रास्ता बचता है वो हमारी तरफ से ये बताना पड़ेगा कि इसमें ऐसी कौन सी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल संविधान की मूलभूत भावना के प्रथम दृष्टया ही ये प्रोविज़न के खिलाफ हैं और इसीलिए पार्लियामेंट ने जो बिल पास भी किया है उसको निरस्त किया जाना ज़रूरी है। यही एक हमारे पास ग्राउंड है जो मेरे ख्याल से हमें अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस के कान में खतरे की घंटी बज रही है या फिर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के आसपास जो खतरा मंडरा रहा है वो ये है कि जो वक्फ बाय यूज़ हैं, जो सालों से हैं, सैकड़ों सालों से हैं, जिनके पास नहीं है डीड, किसी राजा ने दान कर दी, किसी बादशाह ने दान की मदरसा बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ तो ख़तरे में आ जाएंगी क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता है, प्रीवियस ओनर के बारे में पता नहीं है, करंट ओनर बाय यूज़ है, वो कैसे संभव हो पाएगा? उनको बचाने का क्या तरीका हो सकता है? बचाने का तरीका भारत के संविधान ने जो कानून की प्रक्रिया चालू कर रखी है वही है ना। हर एक बात को, हर एक फैक्ट को चेक करने के लिए हमारे देश में अदालतें हैं, लेकिन ये कि आप एक झटके से ले लोगे, यही गैर संवैधानिक बात है ना। हर इस फैक्ट को, मैं तुषार मेहता साहब की बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तो एक प्रक्रिया है ना। उसके लिए ऐसा कानून बनाना कि क्योंकि पार्लियामेंट ने ये बात कह दी है कि हम सभी वक्त की जो वक्फ बाय यूज़र प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के चलाए हम डिक्लेयर बाय वर्ड वो कह रहे हैं कि हम उसे वक्फ की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। मैं वही तो, ये बात तय करने का सिर्फ एक ही तरीका है भारत में, वो है ट्रायल। ट्रीट क्यों नहीं करेंगे, ये ताकत उनके पास संविधान के अनुरूप नहीं है ताकत, ना पार्लियामेंट के पास ये पावर है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, इक्विटी के खिलाफ जाने की ताकत पार्लियामेंट के पास भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में नहीं छोड़ी है। यही बुनियादी बात है। सर, इसमें एक और बात जो तुषार मेहता साहब कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो इसमें लागू होगा। पहले लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं लागू होता था कि अगर वक्फ को पता चले कि फलानी जो प्रॉपर्टी है वो कभी किसी ने वक्फ करवाई थी और अब उस पर किसी और का कब्जा है और 12 साल बीत चुके हैं, तब क्लेम किया जा सकता था। अब इसमें क्लेम करने की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है अगर 12 साल बीत चुके हैं तो। लॉ ऑफ लिमिटेशन अब इसमें लागू हो गया। जैसे कि अंबानी के घर पे जो है वक्फ का क्लेम है कि वो वक्फ की ज़मीन पे बना है, किसी अनाथालय की ज़मीन पे बना हुआ है। अब मैं तुषार मेहता साहब को कानून तो सिखा नहीं सकता, जो अंदर मौजूद हैं वकील उनको सिखाना चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ जो इस केस में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो मुझे लग रहा है अभी भी, और मैं बार बार इस बात को बोल भी रहा हूँ और अभी मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से कंट्रोल्ड वे में ये लिटिगेशन चल रही है। अदालतों ने 70-80 पिटिशन्स है, उसमें से कुछ लोगों के ऊपर ये 5 लोगों को मौका देने का वो नया सिस्टम बनाया है जो कि हमारी जुडिशल सिस्टम में पहले नहीं है कहीं भी। अब इस तरफ से सब लोग मान ही गए, मैं अकेला अगर कुछ बोलूँगा भी तो सब मेरे गले में पड़ जाएंगे कि आप हर जगह ऐसी बात करते हो। लेकिन ये गैर कानूनी काम जो है ये आपस में कंसेंसस से हो रहा है। अब उस कंसेंसस के बाद भी सिर्फ एक ही वकील, जिनका कपिल सिब्बल साहब का नाम ले रहा हूँ मैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बल्कि बिल्कुल 100% ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह के केसेस में हारने का है, उनको 90 या 75% टाइम दे दिया गया बहस करने के लिए। अब उन्होंने कैसी बहस की है ये तो किसी भी जाके आप वकील से, एक आम आदमी से मत पूछिए, वो तो
हमारे देश में एक प्रथा है ना कि अंग्रेज़ी कोई अच्छी बोल रहा होगा तो उसको बहुत विद्वान आदमी मान लिया जाता है। अंग्रेज़ी से विद्वता का कोई आपस में ख़ास गठजोड़ है नहीं। सिर्फ इतना कि कोई अगर जिसकी मातृभाषा अंग्रेज़ी नहीं है वो सीख के उसमें प्रोफिशिएंट हो जाए तो उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंट माना जा सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं। ये बहुत सीरियस मैटर है। तो कपिल सिब्बल साहब ने, आप किसी भी वकील से जाके पूछ लीजिए जो प्रैक्टिसिंग है, वो अपना केस ठीक से नहीं रख पाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इस बात को मैं बार बार कहता हूँ और कहता रहूँ। ऑन अ पर्सनल लेवल आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कपिल सिब्बल जो केस लड़ रहे हैं वो हारने के लिए लड़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है मुझे, जैसा कि आज तक, और वो खुद भी बोल चुके हैं इस बात को, क्योंकि वो चाहे जो भी हो, अगर उनसे कुछ चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी तो मैंने खुद, और लोगों ने भी मुझे बोला, पूरा तो मैंने नहीं देखा, अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बहुत बेटर आर्ग्यूमेंट की, CU उदय सिंह साहब, चंद्र उदय सिंह साहब ने भी, और हुज़ैफ अहमदी ने भी अच्छी बहस की, अच्छे पॉइंट्स टेक्निकल रखे, लेकिन उन्हें सबको मिला के मेरे ख्याल से 25% भी टाइम नहीं मिला, और हुज़ैफ को तो सबसे कम टाइम मिला। मगर जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा टाइम मिला वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जीतने के लिए उनकी तैयारी भी है। ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लड़ रहा है। अब बेंच क्योंकि बहुत अच्छी है, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अच्छी बुरी बेंच हम वकील और दूसरे लोग आपस में बात करते हैं, क्योंकि जस्टिस बाय चांस ही है इंडिया में। हम लोग डिस्कस करते हैं ना ये रोज़ कि बेंच कैसी है, कैसी, हालांकि ये तो होनी नहीं चाहिए बात। तो जो है जैसे हैं जज हैं, जज हैं, लेकिन अच्छी है न्यूट्रल रहना। अच्छी बुरी बेंच की जो एक कॉमन पार्लेंस में हम लोग बात करते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेंच अच्छी है। तो अब हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से केस जो है कपिल सिब्बल साहब ने अच्छी तरह से पुट नहीं किया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप और भी लोगों से पूछ सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से अगर अभिषेक मनु सिंघवी साहब को, चंद्र उदय सिंह साहब को और हुज़ैफ अहमदी को ज़्यादा टाइम मिलता तो हम अपना केस बेहतर फुटिंग पे लड़ सकते थे, और कल भी वही होने जा रहा है। कपिल सिब्बल साहब ही आर्ग्यू करने वाले हैं, जवाबुल जवाब जिसे कहते हैं ना, तो वो देने वाले हैं, और मेजॉरिटी टाइम वही ले लेंगे। तो अब अल्लाह ही मालिक है, मैं तो यही कह सकता हूँ। हाँ, दुआ कीजिए। अल्लाह तो नहीं, और उसके बाद प्लान भी हम लोगों का तैयार है, उससे आप निश्चिंत रहें, दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास तुषार मेहता साहब के हर एक सवाल का बहुत अच्छा सटीक जवाब है। हाँ, हमारा काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर हमें कोई सब्सटेंटिव रिलीफ नहीं मिलती इसमें। खैर, मैं इस बात पे वापस आऊँगा। आखिरी जो बात तुषार मेहता साहब ने कही है कि कन्वर्जन्स के ज़रिए जो सवाल उठाया गया था कि 5 साल की ये लिमिट कौन तय करेगा, ये टेस्ट कौन करेगा कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं है, तो तुषार मेहता साहब ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए ये क्लॉ डाला है कि कई बार जो गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी तबके के लोग हैं, उन्हें डरा धमका कर या फिर बाय इमोशन बहला फुसला कर उनसे जो है आदिवासी महिलाओं से, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला आदिवासी महिलाओं से शादी कर ली जाती है, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाती है, और या फिर उन्हें डरा धमका के उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाती है। तो वक्फ करवाने के लिए आपका 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना ज़रूरी है। अब तुषार मेहता साहब हैं हमारे देश के 2 नंबर के सबसे बड़े सरकार के वकील हैं, तो हैं ही। अब कोर्ट में मुझे तो जवाब देना नहीं है उनका, मैं अगर कोर्ट में उनके सामने होता तो जवाब यही देता कि आप जो एक चीटिंग है, जो फ्रॉड है, उसको रोकने के लिए वक्फ कानून में क्यों तब्दीली लाना चाहते हैं? ये तो फ्रॉड है ना। अगर कोई इस नियत से शादी करता है कि मैं ये काम कर लूँगा, ये तो चीटिंग फ्रॉड है, पहली बात। दूसरी बात, आप तो धर्मांतरण के कानून बना ही रहे हैं ना, ये तो उससे टैकल होने की चीज़ है ना, वक्फ से तो नहीं। इतनी सी बात है। मगर अब सब्जेक्ट ये नहीं था। मैं तो आपको एक छोटा सा जो ऑफेंड, आपने सवाल पूछा ऑफेंड, मेरे दिमाग में मतलब तुरंत जवाब आ गया ना। हाँ। ऐसा जवाब क्या कपिल सिब्बल साहब दे पाएंगे, वो कल आपको पता लग ही जाएगा सबको। और ये फैक्चुअल बात है ना, इंडिविजुअल केसेस के फैक्ट्स पे बात है। इसका मतलब अगर ये तो नहीं निकाला जा सकता कि हर एक मुसलमान अगर शादी करेगा किसी ट्राइबल महिला से तो यही दिमाग में लेके करेगा, किसी को जेन्युइनली आपस में रिश्ते बनाने का कोई मकसद ही नहीं पैदा हुआ। और दूसरा, क्या मुस्लिम ट्राइबल्स नहीं होते? आप बताइए मुझे। आज वो शेड्यूल 5 और 6 की बात कर रहे थे, उसका बहुत अच्छा जवाब दिया जा सकता है। आई डोंट वांट टू डेवल्स, ताकि उससे बातें जो खुद मुसलमान हैं, ट्राइबल भी हैं, क्या ट्राइबल स्वयं इस्लाम धर्म अपना के देश में, ट्राइबल्स कश्मीर में भी, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, और लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में भी ट्राइबल्स क्या है नहीं?
हाँ, जम्मू कश्मीर में तो बकरवाल समाज है पूरा, जो कि इस्लाम को मानता है लेकिन ट्राइबल भी है। हाँ, तो कुछ ऊपर जो लोग रहते हैं वो बहुत सारे लोग हैं, और लक्षद्वीप तो पूरा 100% ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाँ, और 100% मुस्लिम भी है वो। तो ये सब चीज़ें जवाब हैं। अब देखिए कल हमारे सिब्बल साहब क्या सर चलाते हैं। प्लान बी के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या है ये प्लान बी? अगर सुप्रीम कोर्ट ही मान जाता है कि ठीक है ये जो कानून है वो संवैधानिक है, इसको जो है हम इस पे कोई आपत्ति नहीं जता रहे हैं, तो क्या है प्लान बी? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बना के गए हैं, वो उसको क्या हम लोग अम्बेडकरवादी गिरने देंगे? क्या उसको हारने देंगे? नहीं ना। इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं, और आप मुझे याद दिलाइएगा अगर मैं सवाल भूल जाऊं, मुझे आपको ये बताना है कि ये लोग लड़ कौन रहे हैं? ये केस जीतने के लिए लड़ेगा कोई? जितने लोगों ने पिटिशंस डाली हैं उसमें से मेरे ख्याल से 90-95% वो लोग हैं जो खुद वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे बैठे हुए हैं, किसी ना किसी प्रकार से वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, उसे इस बात से खुशी होगी या दुख होगा कि लिमिटेशन एक्ट इस पे लगना चाहिए? अगर वो नाजायज़ वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, मेरे पास जवाब है उसका, मैं देना नहीं चाहता यहाँ पे, तो मैं आपको जनता से ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उसे इस बात की खुशी होगी या दुख होगा अगर वो हज़ारों करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी पे इसलिए कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाए कि वो लिमिटेशन। ये जो लॉ है ये तो रेट्रोस्पेक्ट में काम करेगा ना, ये तो वक्फ के पक्ष में भी करेगा। अगर इलीगली अगर वक्फ की जमीन कब्जा की गई है तो लॉ ऑफ लिमिटेशन उस पर भी लग जाएगा। नहीं, अगर वक्फ क्लेम वापस नहीं की जा सकती। वक्फ ने कब्जा कर रखी है, हाँ, ऐसा मेरी नज़र में तो मेरे ख्याल से कोई केस ऐसा आया नहीं। वक्फ का जो एक्ट आया है वो इसीलिए आया है कि एक सरकार ने ये समझा, पार्लियामेंट ने ये समझा कि मुस्लिम समाज को, और इसी प्रकार से सभी समाजों के लिए आया है, सरकारी मदद की आवश्यकता है अपनी ज़मीन और अपनी प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए। मतलब जो लूट रहा है वो लूट सकता है, ऐसा तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। ये कानूनी इसलिए बना था, लेकिन ये अब कपिल सिब्बल साहब आर्टिकुलेट करेंगे, कल मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं तो अपनी तरफ से मैंने कुछ इनडायरेक्टली जो चीज़ें भिजवाई भी हैं, लेकिन अब वो रखी तो गई हैं, देखते हैं उसमें क्या होगा, ये तो मैं अभी नहीं बोलना चाहता। मगर मैंने आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी जो वक्फ की प्रॉपर्टी, तो ये 95% लोग वो हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे बैठे हैं किसी ना किसी तरीके से। अभी सज़ा ज़्यादा है पिछले वाले कानून में, अब तो खैर अभी नहीं कहना चाहिए, अब तो यही वाला आ गया, और अब ये बेलेबल बन गए, मतलब अरेस्ट ही नहीं हो गए, मतलब, और आपको सज़ा भी कम हो गई है, 3 महीने की सज़ा, 2 महीने की सज़ा हो गई है, 6 महीने की सज़ा हो गई, पहले 3 साल तक की सज़ा थी। आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी चक्की पीसने का काम करना था, अब वो ख़त्म हो गया। तो जो लोग बैठे हैं अंदर वो खुश होंगे या नाराज़ होंगे इससे? तो क्या ये दिल से चाहेंगे कि वो पुराने वाला कानून आ जाए जिसमें चक्की पीसनी पड़ सकती थी, जिसमें अरेस्ट होना पड़ सकता था, और जिसमें अगर हम वक्फ की ज़मीनों पे नाजायज़ कब्जा करके बैठे हैं तो वो वापस भी जा सकती हैं, उसमें लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा? ये मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। अब जो व्यक्ति का फ़ायदा हारने में हो वो जीतने के लिए काम करेगा क्या? अब इस फॉर्मूले से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये तो कुछ 2-3 वकील हैं जो मैंने आपको बताया है, वो फिर भी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो और बेंच अच्छी है। बाकी तो प्लान बी का अब मैं आप आ जाता हूँ, मैं प्लान बी पे आ जाता हूँ। पहला तो ये कि सभी समाजों को लेके, क्योंकि ये मुसलमानों की बात है ही नहीं, अभी ट्राइबल का जिक्र आया ना, ये तो बात सीधी क्रिश्चियंस पे लागू होगी मुसलमानों से भी ज़्यादा, ये बात सीधी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों पे लागू होगी, और सिखों के ऊपर भी लागू होगी, क्योंकि बहुत सारे सिख भी ट्राइबल एरियाज़ में, सिख धर्म भी फैला है। बहुत सारे जो दूसरे हिंदू समाज के लोग भी हैं वो भी ट्राइबल एरियाज़ में जो शिशु मंदिर बना के बैठे हैं उन पे भी लागू होगी, बिल्कुल होगी, होगी क्यों नहीं होगी, सभी जगह होगी। तो इसीलिए एक कानून का मसौदा तैयार होना चाहिए जो सभी धर्म के लोगों की जो राइट्स हैं, ज़मीनें और प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए एक मजबूत कानून का आंदोलन, ये पहला है। प्लान बी का हमारा 80% जो थ्रस्ट रहेगा, सब लोगों के लिए एक मजबूत कानून आए जिसमें अच्छे अच्छे प्रावधान रखे जाएं। उसका एक मसौदा हमने बना के अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाल रखा है, 16 पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले भी बता रखा। एक तो ये, दूसरा फिर अभी सबसे महत्वपूर्ण केस आ रहा है अभी जुलाई में, उसमें मैं भी अब एक क्लाइंट की तरफ से हूँ, वो है बोध गया का केस। उसमें और पीस मील, जब इंडिविजुअल तरीके से इसमें बहुत सारे केसेस डाले जाएंगे अगर कोई अच्छा ऑर्डर नहीं आता
अब पूरी स्ट्रैटेजी तो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन 20% लिटिगेशन इनोवेटिव वे से। अब मैं उसका आपको एक ही एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम लोग जो चुनाव में वोट चुराने की मशीनें हैं, देश में 50 के करीब केसेस डले थे सुप्रीम कोर्ट में, सबके सब धराशायी हुए हैं। सिर्फ हमारा ही केस एक बचा हुआ है, क्योंकि हमने उसके लिए मेहनत की और एक नए रास्ते से दूसरी तरफ से उसको आगे बढ़ाया। उसी तरीके से हम वक्फ के लिए भी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने 4 पॉइंट्स बताए भी हैं लोगों को कि उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी आपको, लेकिन उसके लिए एक बड़ा आंदोलन और लोगों को ईमानदारी से, जो ये लोग हैं जो हारने के लिए केसेस लड़ रहे हैं, उनको अलग करके कि आपका प्लान ए था, आप कामयाब हुए फेलियर हुए हम नहीं जानते, अब आप हटो, बाकी जो असली ईमानदार लोग हैं वो आगे आएंगे और उसमें काम करेंगे। ये हमारा प्लान बी रहेगा। देखिए, अब देखना तो ये होगा कि कल के दिन कपिल सिब्बल साहब और तमाम वकील क्या अपनी दलील रखते हैं, और कहा तो ये जा रहा है कि अब जो आने वाली सुनवाई है जल्द ही इसमें कोई अंतरिम फैसला आ सकता है। अदालत कल तक जो है अपना फैसला सुरक्षित रख सकती है। अब होगा क्या ये तो भविष्य बताएगा, और जो भी होगा राजा साहब के पास हम आते रहेंगे। इस पूरी चर्चा के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।